मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडलिकाक्षाय। आ जाओ मैदान में, 7 फेरों की तैयारी स्टार्ट की जाती है और हो चुका आगाज रण का। युग बदलने की तैयारी थी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा 7 फेरों में मैदान जीत कर ले जाएगा। स्टार्ट। बिछड़ जाऊं तो फिर रिश्ता तेरी यादों से जोड़ूंगा, बिछड़ जाऊं तो फिर रिश्ता तेरी यादों से जोड़ूंगा। मुझे जिद है कि मैं जीने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगा, मुझे जिद है कि मैं जीने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। मोहब्बत में तलब कैसी वफादारी में शर्तें क्या, मोहब्बत में तलब कैसी वफादारी में शर्तें क्या। वो मेरा हो ना हो मैं तो उसी का हो के छोड़ूंगा। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है 7 पैरों की सीरीज में। और संयोग देखिए दोस्तों, दिन भी आज कौन सा है, मतलब वैलेंटाइन डे समाप्त हो चुका है। अब जिसका भी वैलेंटाइन डे सफल हो गया और रसगुल्ला, तो उन सभी का स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर, है ना। 7 फेरों की सीरीज का एपिसोड नंबर 4 आपके सामने आने वाला है। अब बाकी के जो सारे तीनों एपिसोड जो हैं वो भी आपके हर शनिवार को आपके सामने होंगे, ठीक है। बिल्कुल, रविचरण, अनिल, सुमित, अर्जुन, वैशाली, वलेंद्र, अलक, चमन, साक्षी, गोविंद, सभी का स्वागत है। चलिए पूरे ध्यान से देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आज लेकर आए हूं आपके सामने। फटाफट हम कवर करने का प्रयास करेंगे। अगले 1.5 घंटे आपको मेरे साथ यहीं पर रहना है, पूरे ध्यान से हर पॉइंट को देखना है, ठीक है। एक आप सबकी डिमांड है, भारी डिमांड, उसको भी देखते हुए एक फैसला मैंने और लिया जो आपको लास्ट में बताऊंगा क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्या? अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। गंगूबाई हंगल का संबंध दोस्तों मुख्य रूप से जो है वो किस घराने से संबंधित है, ठीक है। गंगूबाई हंगल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आप सभी जानते हैं। इनका संबंध पूछूं आपसे कि गंगूबाई जो हंगल है इनका संबंध किस घराने से है। पटियाला घराना, आगरा, मेवाती, किराना दोस्तों ना। देखो, पटियाला घराना जब भी नाम आए तो आपको एक नाम जरूर दिमाग में आना चाहिए, और वह है बड़े गुलाम अली खान। कौन है? बड़े गुलाम अली खान जो है, इनका नाम आपको जरूर दिमाग में रखना है, ठीक है। तो बड़े गुलाम जो अली खान हैं, इनको बोलते हैं 20वीं सदी का तानसेन। क्या बोलते हैं? इन्हें कहते हैं 20वीं सदी का तानसेन, कहते हैं ना, इन्हें कहते हैं 20वीं शताब्दी का तानसेन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण नाम है बड़े गुलाम अली खान, 20वीं सदी का तानसेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला दोस्तों आपके आगरा की बात करूं मैं आपसे, तो आगरा में आपको एक नाम ध्यान रखना, फयाज खान। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है कि आपके उस्ताद फयाज खान जो है इनका संबंध किससे है, ठीक है। तो उस्ताद फयाज खान जो है इनका संबंध किससे है? इनका संबंध आपके आगरा घराने से, ठीक है। मेवाती घराने में आपको एक नाम ध्यान रखना है, पंडित जसराज। किसका? पंडित जसराज जो है इनका नाम ध्यान रखिए किसके अंदर? मेवाती घराने के अंदर पंडित जसराज जी का नाम, ठीक है। सो किराना घराना पूछूं आपसे, इसमें आपको 3-4 नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक तो अब्दुल करीम खान, जो कि कौन थे आपके, जो कि इसके संस्थापक थे, है ना। अब्दुल करीम खान, ये सवाल पूछता है किराना घराना के संस्थापक कौन थे? अब्दुल करीम खान थे, फाउंडर। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके पंडित भीमसेन जोशी जो है इनका संबंध भी किस घराने से? तो पंडित भीमसेन जोशी जो है इनका संबंध भी किराना घराना से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा गंगूबाई जो हंगल है, गंगूबाई हंगल का संबंध किससे है? तो गंगूबाई जो हंगल है इनका संबंध भी किससे है? किराना घराना, आपको ध्यान रखना। गंगूबाई हंगल जो है इनका संबंध भी दोस्तों इससे, ठीक है। इसके अलावा आपके सवाई गंधर्व पूछूं आपसे, सवाई गंधर्व प्रभा अन्य, इनका संबंध भी किससे है? इनका संबंध भी छापना। ये भी आपके
प्रवाह अन्य हो गया, प्रवाह अन्य, सवाई गंधर्व, ये सारे यहीं के है ना। अब्दुल करीम खान, पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, सवाई गंधर्व, प्रवाह अन्य, किराना घराना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, किराना घराना आपका ठीक आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी है ना। नाट्य निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दोस्तों राजस्थान। ठीक है, चार राज्य हमारे सामने, इन चारों राज्यों के कौन कौन से फोक डांस है हम वो देखते हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश पूछूं आपसे, इसका फोक डांस कौन से दोस्तों आपके, इसके लोक नृत्य कौन से हैं? तो लिखिए नाटी किसका है रसगुल्ला, दोस्तों नाटी इसी का है। ठीक है, छम पूछूं आपसे ये किसका आपके, यह भी इसी का है। ठीक है, थोड़ी पूछूं आपसे, ये दोस्तों यही का है आपके, नाटी छम थोड़ी, ये कहाँ के, ये आपके कहाँ के, नाटी छम थोड़ा, थोड़ा ना, नाटी छम थोड़ा जो है ये कहाँ के दोस्तों आपके, यह खेल नृत्य है। कौन सा है, थोड़ा तो खेल नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो नाटी छम थोड़ा ये कहाँ के डांस है, ये आपके हिमाचल प्रदेश के डांस है। ठीक है, तो नाटी छम थोड़ा, थाली लिखना, थाली लिखना आपके, थाली ये कहाँ के, यही के आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नाटी छम थोड़ा, थाली, धमान, धमान भी यही का है। ठीक है, धमान जो है वो भी यही का है ना। तो नाटी छम थोड़ा, थाली, धमान जो है ये कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश पूछूं आपसे, उत्तर प्रदेश के डांस कौन कौन से, तो लिखिए उत्तर प्रदेश पूछूं आपसे, लिखिए कजरी डांस पूछूं आपसे, कहाँ का है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बड़ा ही फेमस चरकुला डांस पूछूं आपसे, यह भी दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। याद करो दोस्तों, दीपक रख के जो डांस होता है ना, दीपक को बैलेंस करते हैं आपके, वो चरकुला डांस होता है। ठीक है, तो कजरी, चरकुला, नटवरी डांस पूछूं आपसे, कथक डांस के अंदर कौन सा है, कथक डांस में ये क्वेश्चन भी आएगा, नटवरी डांस का संबंध किस क्लासिकल डांस है, तो कथक डांस आपको नटवरी में ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा मयूर नृत्य पूछूं आपसे, यह भी आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ख्याल नृत्य पूछूं आपसे, यह भी आपका उत्तर प्रदेश हो गया ना। छत्तीसगढ़ पूछूं आपसे, तो लिखिएगा पिंडवानी पंथी और राउत नाच, कौन कौन सा है, पिंडवानी पंथी, पिंडवानी पंथी और राउत नाच जो है ये कहाँ के हैं, तो पिंडवानी पंथी और राउत नाच जो है ये डांस कहाँ के, लिखना आपके, ये आपके छत्तीसगढ़ है ना। पिंडवानी पंथी और राउत नाच पूछूं आपसे, ये छत्तीसगढ़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पिंडवानी की फेमस कलाकार तो आप जानती हो, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। राजस्थान पूछूं आपसे, लिखिए ना तेरह ताली, दोस्तों तेरह ताली लिखिएगा, तेरह ताली। इसके अलावा कालबेलिया, लिखिए कालबेलिया, तेरह ताली कालबेलिया। इसके अलावा लिखिए घूमर, कौन सा है, घूमर। ठीक है, तो तेरह ताली, कालबेलिया, घूमर, गैर, गींदड़, गैर, गींदड़, ये सारे कहाँ के आपके, ये सारे के सारे राजस्थान के। ठीक है, तो तेरह ताली, कालबेलिया, घूमर, गैर, गींदड़, ये राजस्थान आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर एक आपके हिमाचल प्रदेश हमारा ठीक आंसर है कि नाटी छम थोड़ा, थाली, धमान, ये हिमाचल प्रदेश आपको ध्यान रखना है। बाकी कजरी, चरकुला, नटवरी, मयूर, ख्याल ये उत्तर प्रदेश हो गया। पिंडवानी पंथी, राउतनाथ छत्तीसगढ़ हो गया। तेरह ताली, कालबेलिया, घूमर, गैर, गींदड़ जो है ये आपका राजस्थान हो गया। ठीक है, चलिए प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों ना। ये पंडित राम नारायण जो है ये हमारे इस बार के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, पंडित राम नारायण जो है कुछ दिनों पहले निधन इनका हुआ है, तो इस बार के लिए हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पंडित राम नारायण जी का। ठीक है, देखो यहाँ पर कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सारंगी है, सरोद है, वीणा, दोस्तों बांसुरी। ठीक है, चारों के बारे में आप नोट कीजिएगा दोस्तों। आपके सारंगी की बात करूं, सारंगी तो कौन हो गए आपके, सारंगी तो आपके पंडित राम नारायण, कौन हो गए, पंडित राम नारायण जो है ये सारंगी दोस्तों वादक है आपके। इसके अलावा उस्ताद साबरी खान जो है वो भी सारंगी वादक, कौन है, उस्ताद साबरी खान जो है ये भी सारंगी वादक है, आपको ध्यान रखना है ना। पंडित राम नारायण और उस्ताद साबरी खान सारंगी वादक। ठीक है, सरोद वादक पूछूं आपसे तो अलाउद्दीन खान दोस्तों आपके लिखना, अलाउद्दीन खान पूछूं आपसे यह सरोद वादक है। ठीक है, अमजद अली खान पूछूं आपसे तो अमजद अली खान भी कौन से हैं, अमजद अली खान भी सरोद वादक, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खान सरोद वादक। ठीक है, अमजद अली खान आपके सरोद वादक। अली अकबर खान पूछूं आपसे, अली अकबर खान भी कौन है,
अली अकबर खान भी सरोद वादक आपके। और अभी कुछ दिनों पहले निधन हुआ था राजीव तारानाथ जी का, ये भी कौन से आपके, यह भी आपके सरोद वादक है। ठीक है, बाकी दोस्तों मेहर घराना जो है ना, एक घराने का नाम क्या, मेहर घराना है, इस घराने में सरोद वादक है। ठीक है, कभी सवाल पूछे कि भाई जो मेहर घराना है इसमें कौन है, सरोद वादक आते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन, अमजद अली खान, अली अकबर खान, राजीव तारानाथ, आपको सरोद वादक में ध्यान रखना है। ठीक है, वीणा वादक में दो नाम नोट कीजिएगा, एक तो मोहन वीणा वाले विश्व मोहन भट्ट, कौन आपके, विश्व मोहन भट्ट। ये मोहन वीणा जो नाम सुना आपने, वही दोस्तों विश्व मोहन भट्ट है। और एस बालचंद्रन कौन है, एस बालचंद्रन जो है, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विश्व मोहन भट्ट और एस बालचंद्रन वीणा में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बांसुरी पूछूं आपसे तो यहाँ पर तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कौन कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया लिखना, हरिप्रसाद चौरसिया, राम राम आप सभी को ना, हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों आपके, हरिप्रसाद चौरसिया। इसके अलावा पूछूं आपसे, अरे हरिप्रसाद चौरसिया, इसके अलावा पूछूं आपसे पन्ना लाल घोष लिखना, पन्ना लाल घोष और राजेंद्र कुलकर्णी, कौन हो गए, राजेंद्र कुलकर्णी। ये तीन नाम आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हाँ राकेश चौरसिया भी है, राकेश चौरसिया भी है, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, ये तीन नाम आपको इसमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नाम मैंने आपको लिखा दिए, परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण नाम है। सारंगी वादक ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर हो गया ना। चलिए आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले दूसरे संगीतकार है। ठीक है, सेकंड नंबर के कौन है, सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, देखो अगर आपसे पूछूं भारत रत्न जो है, ये आपके भारत का हर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, हाईएस्ट पुरस्कार है भारत का। 1954 के अंदर शुरुआत इसकी होती है। इसके लिए कोई भी आपकी इनामी राशि जो है वो इसमें नहीं मिलती है। ठीक है, कभी सवाल पूछे कि भाई भारत रत्न में कितनी इनामी राशि है, तो कोई भी अमाउंट या इनामी राशि जो है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तो पहली बार किसको मिला था, ये ट्रिपल आर को ये पहली बार मिला था। ठीक है, जिसमें एक का नाम क्या है आपके, आर का मतलब हो गया राजगोपालाचारी, क्या हो गया, राजगोपालाचारी हो गया। एक आर का मतलब हो गया राधा कृष्णन हो गया। ठीक है, और दोस्तों एक आर का मतलब क्या हो गया, सीवी रमन हो गया। ठीक है, तो इन तीनों को ये अवार्ड मिला है, ट्रिपल आर आपको ध्यान रखना है 1954 के अंदर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पूछूं आपसे कि मरणोपरांत पहली बार किसको मिला, लिखना आपके, मरणोपरांत पहली बार किसको मिला है, तो वो मिला आपके किसको, लाल बहादुर शास्त्री, किसको मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत पहली बार प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद पूछूं आपसे कि भाई साहब कि पहली महिला कौन थी आपके, तो पहली महिला उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी जो है, वो पहली महिला थी जिनको ये अवार्ड मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली महिला दोस्तों इंदिरा गांधी है ना। इसके बाद दोस्तों 1978 में क्या हुआ, इसको बंद कर दिया गया था एक बार सो आपके, इसको बंद कर दिया गया। फिर जब गवर्नमेंट वापस आई तो इसको वापस स्टार्ट किया। वापस स्टार्ट करने के बाद में जो मदर टेरेसा है इनको इसको वापस दिया गया। ठीक है, तो सवाल पूछूं आपसे कि भारत रत्न रीस्टार्ट होने के बाद में पहली बार किसको मिला है, तो पहली बार जो है मदर टेरेसा जो है इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद पूछूं आपसे कि 1998 पूछूं आपसे लिखना, तो पहली संगीतकार जो है एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो है, ये पहली संगीतकार आपको ध्यान रखना है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद ही दूसरा किसको मिला आपके, सेकंड आपके पंडित रविशंकर जो हैं सितार वादक जो हैं, इनको आपके दूसरा मिला है। ठीक है, तो सितार वादक जो पंडित रविशंकर हैं इनको दूसरा मिला है। और पंडित रविशंकर को ध्यान आपके, यह ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भी पहले भारतीय थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों, इसके बाद 2001 में किसको मिला है, तो 2001 के अंदर लता मंगेशकर जी को मिला है। और इसके अलावा दोस्तों आपके शहनाई वादक जो है हमारे, उनको भी 2001 में मिला है। ठीक है, तो लता मंगेशकर जी को मिला है और बिस्मिल्लाह खान जी को मिला है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर जी को 2001 के अंदर मिला है। ठीक है, अच्छा लता मंगेशकर पूछो दोस्तों आपसे, घराना कौन सा है इनका, तो भिंडी बाजार घराना कौन सा है, भिंडी बाजार घराना किसका है,
वो है लता मंगेशकर जी का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर सवाल पूछूं आपसे कि भाई 2025 के अंदर जो है किस किस को, 24 के अंदर जो है वो किस किस को भारत रत्न जो है वो सम्मानित किया, तो 5 को मिला है, ठीक है। लिखिए, बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है, इनको दोस्तों इस साल आपके अवार्ड मिला है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को अवार्ड मिला, ठीक है। इसके अलावा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जो है, इनको भी ये अवार्ड मिला है, ठीक है। इसके अलावा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो है, इनको भी ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और इसके अलावा हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन जो है, इनको भी ये अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको भी ये अवार्ड मिला, नोट कीजिएगा ना। तो ये सारे सवाल आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। तो लिखिए, अच्छा 2 विदेशियों के नाम पूछूं आपसे कि 2 विदेशी कौन कौन से, लिखना। तो 2 विदेशी का नाम लिखिएगा। एक तो है नेल्सन मंडेला जी, कौन है, नेल्सन मंडेला जी हो गए। और एक इसके अलावा कौन है, एक इसके अलावा जो है नंबर 2 लिखना, खान अब्दुल गफ्फार खान, कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, ये आपके दूसरे व्यक्ति हो गए ना। तो नेल्सन मंडेला जी और खान अब्दुल गफ्फार खान, 2 नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हमारा आंसर दोस्तों आपके, अरे सुब्बू लक्ष्मी तो रसगुल्ला पहली थी है ना, मैंने दूसरी पूछा है, ठीक है। दूसरे कौन है, पंडित रविशंकर जी आएंगे, ऑप्शन नंबर C। सवाल को पढ़ना है आराम से ना। 2 नंबर वाला पंडित रविशंकर जी, पहला वाला एम एस सुब्बू लक्ष्मी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भारत रत्न के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी, जो काम काम की आपकी होगी। दक्षिण भारत के निम्नलिखित सांस्कृतिक त्योहारों में से कौन सा राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है दोस्तों ना। देखो, गुड़ी पड़वा है, ओणम है, उगादी और पोंगल दोस्तों ना। पहले तो मुझे ये बताओ गुड़ी पड़वा पूछूं आपसे। अरे दोस्तों, जब नववर्ष चालू होता है, जब चैत्र में नवरात्रि आती है, अभी जैसे कि महीना कौन सा है, फाल्गुन का महीना चल रहा है, ठीक है। इसके बाद चैत्र का महीना चालू होगा, और चैत्र में जो आपके नवरात्रि दोस्तों आएगी, शुक्ल पक्ष चालू जो होगा आपके, वहां से हम कहते हैं कि हिंदू नववर्ष जो है वो वहां से चालू होता है, ठीक है। उसको हम लोग नवरात्रि के रूप में जानते हैं। महाराष्ट्र में दोस्तों उसी को क्या बोलते हैं, आपके गुड़ी पड़वा कहते हैं ना। तो महाराष्ट्र में जो नववर्ष होता है आपके, महाराष्ट्र में जो नववर्ष होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड़ी पड़वा कहते हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों ओणम की बात करूं आपसे, ये कहाँ दोस्तों, केरल के अंदर होता है ओणम फेस्टिवल। और इसी में जो राजा महाबली हैं, इनकी आपके जो है संबंधित पूछूं आपसे, वो कौन सा है, ओणम जो है आपके राजा महाबली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों केरल पूछूं आपसे, यहाँ जो मलयालम जो आपके लैंग्वेज है, इस मलयालम कैलेंडर का नववर्ष कौन सा होता है, लिखना आपके। तो इसका जो नववर्ष है वो दोस्तों कौन सा, आपके बीसू होता है। कौन सा होता है, बीसू जो है इसका नववर्ष होता है, ठीक है। उगादी पूछू कहाँ पर है, उगादी कर्नाटक प्लस आंध्र प्रदेश, कहाँ पर है, उगादी कर्नाटक प्लस आंध्र प्रदेश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पोंगल पूछूं आपसे कहाँ पर है, तो ये तो आप जानते हो पोंगल कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर है। और भगवान सूर्य के लिए, किसके लिए, भगवान सूर्य का नाम आपको ध्यान रखना है पोंगल के अंदर ना। तो पोंगल आपके भगवान सूर्य के लिए तमिलनाडु के अंदर मकर संक्रांति के टाइम पर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ओणम करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ आपके राज्यों के नाम आए, इन राज्यों में कौन कौन से फेस्टिवल हैं वो भी आप देख लीजिए दोस्तों ना। एक दोस्तों महाराष्ट्र का नाम दोस्तों यहाँ पर आया है, एक हमारा जो केरल राज्य है इसका दोस्तों नाम यहाँ पर आया है, एक आपके इसके अलावा कर्नाटक जो स्टेट है आपके, इसका नाम यहाँ पर दोस्तों आ चुका है, कर्नाटक जो है इसका दोस्तों नाम यहाँ पर आया है, एक तमिलनाडु जो स्टेट है इसका नाम भी यहाँ पर आया है, ठीक है। तो देखिए मेरे साथ में दोस्तों, महाराष्ट्र की बात करूं आपसे, तो महाराष्ट्र में काला घोड़ा कला महोत्सव, कौन सा है, काला घोड़ा कला महोत्सव जो है ये कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो मुंबई महाराष्ट्र में काला घोड़ा कला महोत्सव, ठीक है, ध्यान रखना ना। केरल पूछो दोस्तों आपसे, तो लिखिए अट्टुकल पोंगल, ठीक है। एक महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है, धार्मिक त्योहार आपकी अट्टुकल पोंगल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके बीसू तो हो ही गया, इसके अलावा दोस्तों ओणम भी हो गया आपके। इसके अलावा मकर संक्रांति पर शबरीमाला मंदिर के बाहर मकर विलक्कू त्योहार का आयोजन होता है, ठीक है।
इसके अलावा आपके कलपथी रथ महोत्सव जो है इसका आयोजन भी कहाँ पर होता है, यह भी आपके केरल के अंदर होता है, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक दोस्तों पूछूं आपसे, तो कर्नाटक दोस्तों पूछे आपसे कम्बाला दौड़ कहाँ पर होती है, कम्बाला दौड़ कहाँ पर होती है, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। इसके अलावा नाडा हब्बा पूछूं आपसे, दशहरा को क्या बोलते हैं दोस्तों, दशहरा को बोलते हैं नाडा हब्बा दोस्तों ना, दशहरा को बोलते हैं नाडा हब्बा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केल पौध महोत्सव पूछूं आपसे कहाँ पर होता है, तो केल पौध जो फेस्टिवल है वो भी कर्नाटक के अंदर होता है, ठीक है। तमिलनाडु की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, यहाँ पर लिखना, तमिलनाडु का जो नववर्ष होता है, तमिल का जो नववर्ष होता है उसको क्या बोलते हैं आपके, पुंथुडु कहते हैं, क्या बोलते हैं, पुंथुडु बोलते हैं तमिल के नववर्ष को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके थाईपुसम फेस्टिवल अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है। थाईपुसम फेस्टिवल भगवान जो आपके मुर्गुन है, जो कार्तिकेयन भगवान है, उनको समर्पित है। आपके पीले कपड़े पहनते हैं और स्किन को, गाल को, जीभ को इसमें क्या करते हैं, सुई से आपके दागते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ पर होता है, तमिलनाडु के अंदर होता है, ठीक है। इसके अलावा जल्लीकट्टू पूछूं आपसे, बैलों की जो लड़ाई होती है वो कहाँ पर आपकी, ये भी आपकी यहीं पर होती है, ठीक है। इसके अलावा चिथिरई फेस्टिवल पूछूं आपसे, चिथिरई फेस्टिवल भी कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। और पुंथुडु भी कहाँ पर आपके, पुंथुडु भी तमिलनाडु के अंदर हो गया, ठीक है। एक दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश और रह गया, कौन रह गया, आंध्र प्रदेश स्टेट और रह गया है। एक बार स्कोर लिखिए आप दोस्तों, आंध्र प्रदेश की बात करूं मैं आपसे, तो फ्लेमिंगो बड़ा फेमस फेस्टिवल है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पर होता है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल आपके आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। कौन सा फ्लेमिंगो फेस्टिवल पूछूं आपसे, ये आंध्र प्रदेश। तो एक ही सवाल में मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा 10 11 12 13 14 15 16 क्वेश्चन जो है एक ही सवाल के अंदर आपको पढ़ा दिए। आपको भी यही देखना है, देखिए जब सवाल कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया हो तो उस सवाल के आसपास नए सवाल कौन से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपके एग्जाम में आया तो उसके आसपास ये सवाल जो है कि महाराष्ट्र में काला घोड़ा कला महोत्सव, महाराष्ट्र छोड़िए, चलो चारों ऑप्शन ही महाराष्ट्र के हो तो क्या होगा, पुणे, नागपुर, मुंबई, ऐसे ऑप्शन आ गए तो क्या होगा, तो मुंबई के अंदर होगा। अट्टुकल पोंगल, मकरविलक्कू, कलपथी रथ महोत्सव, बीसू, ओणम, ये कहाँ के आपकी केरल के हो गए। कम्बाला, नाडा हब्बा दशहरा को बोलते हैं। मैसूर का दशहरा बड़ा फेमस है, आप जानते हो। कैलपोद आपसो, कम्बाला आपके भैंसों की दौड़ है, किसकी है, जो भैंसों की कीचड़ में दौड़ जो होती है, भैंसों की जो कीचड़ में दौड़ होती है आपको याद होगा वो कौन सी, कम्बाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ओणम इसका ठीक आंसर है ना। निम्न में से कौन सा मेला हिमाचल प्रदेश में आयोजित होता है, कुंभ का मेला, नलवाड़ी का मेला, माधवपुर का दोस्तों मेला, सूरजकुंड का मेला, इसके अलावा एक मेला और लिखिए सोनपुर का मेला लिखना, सोनपुर का मेला। इसके बाद लिखिए जोनबिल का मेला, लिखिए जोनबिल का मेला। ये सारे मेले आपसे पूछ सकता है एग्जाम वाला, ठीक है। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है कुंभ का मेला। कुंभ का मेला आप जानते हो कि इसको शुरुआत करने वाले कौन थे, हर्षवर्धन जी जो है आपके, वो इसकी शुरुआत करने वाले, ठीक है। हर्षवर्धन जी ने इसकी शुरुआत की थी और जहां आपके समुद्र मंथन के बाद में दोस्तों 4 जहां पर आपके बूंदे गिरी थी वहां कुंभ का दोस्तों मेला होता है, ठीक है। हरिद्वार प्लस नासिक प्लस आपके हरिद्वार, नासिक प्लस उज्जैन प्लस प्रयागराज, ठीक है दोस्तों। हरिद्वार पूछूं आपसे, गंगा मैया किनारे हरिद्वार दोस्तों ना। नासिक पूछूं आपसे, गोदावरी किनारे दोस्तों नासिक हो गया, ठीक है। उज्जैन पूछूं आपसे, शिप्रा नदी किनारे आपके दोस्तों उज्जैन हो गया, ठीक है। और प्रयागराज पूछूं आपसे, संगम जो है आपके गंगा यमुना सरस्वती संगम जो है उसके किनारे आपका प्रयागराज हो गया, ठीक है। अभी दोस्तों इस साल यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी इस साल यहाँ पर हो रहा है महाकुंभ। क्या होता है, महाकुंभ हो रहा है। 13 जनवरी को दोस्तों स्टार्ट हो चुका है और जो महाशिवरात्रि की तारीख है वो आपके वहां तक रहने वाला है महाकुंभ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। महाकुंभ की झांकी जो है ना, महाकुंभ की जो झांकी है वो इस बार हमने 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिखाई जाती है, महाकुंभ की झांकी, ठीक है। और दोस्तों इस झांकी को पूरे भारत में पहला स्थान मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस झांकी को पूरे भारत में पहला स्थान आपके प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए नलवाड़ी का दोस्तों मेला पूछूं आपसे, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर होता है, ठीक है। माधवपुर का मेला पूछूं आपसे, यह गुजरात के पोरबंदर में होता है। कहाँ होता है,
गुजरात के पोरबंदर में ना। सूरजकुंड मेला पूछूं आपसे, ये हैंडीक्राफ्ट का मेला कहाँ पर होता है? फरीदाबाद हरियाणा के अंदर होता है, ठीक है। सोनपुर का दोस्तों मेला पूछूं आपसे, ये कहाँ पर होता है? सोनपुर का मेला आपके बिहार में होता है। गधों का सबसे बड़ा मेला, ठीक है। पशुओं का मेला कौन सा है? वह सोनपुर का मेला, आपको ध्यान रखना, ठीक है। सोनपुर का दोस्तों मेला पूछूं आपसे, ये कहाँ पर होता है? अच्छा, जोनबिल का दोस्तों मेला पूछूं आपसे, जोनबिल का मेला कहाँ पर है? जोनबिल का दोस्तों मेला असम में है। जोनबिल का मेला किसके लिए फेमस है बताओ दोस्तों आपके? जोनबिल का मेला जो है वो किसके लिए फेमस है? एक दोस्तों तकनीक के लिए फेमस है जोनबिल का मेला। सो यहाँ पर दोस्तों पैसे का यूज नहीं होता है जोनबिल के मेले में, किसका यूज होता है आपको ही बताना है, ठीक है। जोनबिल का दोस्तों मेला जो है आपके, यह किसके लिए फेमस है आपको बताना है ना। जॉनबिल का जो मेला है ये किसके लिए फेमस है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो जॉनबिल का दोस्तों मेला पूछूं आपसे, देखिए वस्तु विनिमय, ठीक है। यहाँ वस्तु के बदले में आपके वस्तु ही एक्सचेंज होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए कौन फेमस है? जॉनबिल का मेला फेमस है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया हिमाचल प्रदेश में कौन सा हो गया? नलवाड़ी का मेला हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित हुआ? 1896 के अंदर, 1960 में, 1930 में, 1951 दोस्तों ना। देखो सबसे पहले हम लोग दोस्तों पैरालंपिक खेल जो है, देखो ओलंपिक के बारे में तो हर कोई जानता है, पर सवाल कभी कभी पैरालंपिक खेल के बारे में पूछता है आपसे कि फादर ऑफ पैरालंपिक गेल, पैरालंपिक खेलों का जनक कौन है, कब शुरुआत हुई, अभी कौन से नंबर के हुए, भारत की रैंक क्या है, भारत ने कुल कितने पदक जीते थे आपके इस बार जो है। सवाल ऐसे पूछता है कि भारत ने पहली बार कब भाग लिया, भारत ने पहली बार पदक कब जीता, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। देखिए मेरे साथ दोस्तों, पैरालंपिक खेलों की शुरुआत कब होती है? 1960 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। कहां पर होती है? रोम इटली जो है, यहां से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। दोस्तों आपके 1968 वाले खेल में पहली बार भारत ने भाग लिया, ठीक है। भारत ने पूछो पहली बार जो भाग है वो दोस्तों कब लिया था आपके? तो भारत ने पहली बार भाग 1968 के खेलों के अंदर लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लेकिन यहाँ पर कोई भी पदक नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर पदक कोई भी नहीं आया था। हर 4 साल के बाद ये आयोजित होते हैं, आप जानते हो। अगला खेल दोस्तों 1972 के अंदर हुआ आपके, लेकिन इस बार जो है मुरलीकांत पाटेकर, कौन दोस्तों आपके? इस बार मुरलीकांत पाटेकर साहब जो है, यह तैराकी, सो ये आपके तैराकी के अंदर जो है, स्विमिंग के अंदर जो है वो गोल्ड लेकर आए, ठीक है। तो पहली बात पूछूं आपसे दोस्तों, इनके ऊपर फिल्म बनी है अभी, है ना, मुरलीकांत पाटेकर जी के ऊपर फिल्म बनी है आपके, चंदू चैंपियन, आपको याद है चंदू चैंपियन फिल्म जो बनी है वो मुरलीकांत पाटेकर जी के ऊपर बनी है, ठीक है। तो मुरलीकांत पाटेकर जी को इस साल दोस्तों आपके एक विशेष अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त हुआ ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाला, जो इस साल ही शुरू हुआ था, आपके मुरलीकांत पाटेकर जी को दिया गया है ना। तो तैराकी में गोल्ड लेकर कौन आते हैं? मुरलीकांत पाटेकर जी 1972 के अंदर दोस्तों आते हैं, ठीक है। ये वाला तेल अबीब में हुआ रसगुल्ला ना, ये वाला कहाँ दोस्तों हुआ था आपके? जो पहली बार जब भाग लिया था आपके, वो तेल अबीब में हुआ था। तेल अबीब कहाँ पर है? इजराइल के अंदर। कहाँ पर? इजराइल के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे कि 2000 दोस्तों आपके 2024 में जो है यह कौन से क्रम का हुआ आपके? 24 का क्रम पूछूं आपसे, 17 क्रम का है। कौन सा है? 17 क्रम का है। अच्छा, यहाँ पर भारत की रैंक कौन सी है? तो यहाँ पर जो भारत की रैंक है कौन सी आपके? 18वीं रैंक भारत की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, भारत के गोल्ड पूछूं आपसे, तो भारत के 7 गोल्ड है दोस्तों ना, 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 आपके ब्रोंज है, ठीक है। 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रोंज है, कुल मिलाकर के 29 पदक है ना, कुल मिलाकर के 29 मेडल है ना। 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 13 ब्रोंज है, कुल मिलाकर के 29 क्या है आपके मेडल है, आपको ध्यान रखना है। और भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक आपके 18वीं रैंक है, ये भी आपको ध्यान रखना इस बार दोस्तों ना। तो हमारा तो आंसर क्या हो गया? पहली बार कौन आपके? अच्छा, फादर कौन है इस दोस्तों आपके पैरालंपिक गेम के? जनक कौन थे? चालू करने वाले कौन दोस्तों आपके? एक व्हील चेयर प्लेयर थे आपके, डॉक्टर गुटमैन। कौन थे? डॉक्टर गुटमैन जो है ये इसको स्टार्ट करने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डॉक्टर गुटमैन ये जो पैरालंपिक खेल इनको चालू करने वाला ना। अच्छा, 1896 पूछूं आपसे, ये पहली बार ओलंपिक कहाँ हुआ था?
पहली बार जो ओलंपिक हुआ था ये हुआ था कहाँ पर, ग्रीस के अंदर, ठीक है। ग्रीस जो एथेंस है वहां पर पहली बार ओलंपिक का आयोजन हुआ 1896 के अंदर दोस्तों। और अभी पूछूं आपसे 33वां ओलंपिक कहाँ हुआ है, पेरिस के अंदर हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भारत की रैंक कौन सी है, तो यहाँ पर भारत की जो रैंक है आपके 0 गोल्ड 1 सिल्वर प्लस 5 ब्रोंज, तो कुल मिला के 6 पदक हैं। और भारत की रैंक आपके 71 रैंक है भारत की, ध्यान रखना दोस्तों ना। अच्छा इसके बाद पूछूं आपसे अगला कहाँ पर होगा, लॉस एंजल्स में होगा, कहाँ, लॉस एंजल्स में होगा, ठीक है। 1930 पूछूं आपसे कॉमनवेल्थ गेम जो है इसकी शुरुआत कहाँ पर होती है, कॉमनवेल्थ गेम जो है इसकी शुरुआत कब होती है, 1930 के अंदर होती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों कहाँ पर होता है पहली बार, हैमिल्टन के अंदर होता है, ठीक है। हैमिल्टन कहाँ पर है बेटा, कनाडा के अंदर हैमिल्टन है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये पहली बार आयोजित होता है 1930 के अंदर दोस्तों ना, कॉमनवेल्थ गेम जो है, ठीक है। अच्छा 2022 में कहाँ पर हुआ था आपके, बर्मिंगम के अंदर हुआ था 2022 के अंदर, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर। और अगला 26 में कहाँ पर होगा आपके, 26 में ये जो है ग्लासगो के अंदर होगा, स्कॉटलैंड में। कहाँ पर होगा, स्कॉटलैंड जो ग्लासगो है यहाँ पर होगा, आपको ध्यान रखना है 26 वाला दोस्तों ना। अच्छा 1951 पूछूं आपसे एशियन गेम्स की शुरुआत कब होती है, एशियन गेम्स की शुरुआत आपकी 1951 में होती है, ठीक है। और पहली बार कहाँ पर होता है, दिल्ली के अंदर पहली बार इसका आयोजन हुआ, ठीक है। 51 के अंदर शुरुआत होती है और दिल्ली में पहली बार दोस्तों आयोजन हुआ 1951 में, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे 1982 के अंदर 90 नंबर का खेल होता है, यह भी आपके भारत के अंदर दिल्ली में होता है दोस्तों ना, यह भी भारत के अंदर आयोजित होता है। इसमें पहली बार इसका शुभंकर आता है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैस्कोट नहीं था इसका, शुभंकर इसी में आया था, अप्पू शुभंकर जो है। अगर सवाल पूछूं अप्पू हाथी शुभंकर ये किस में आता है, तो 90 नंबर के एशियन गेम्स में आता है 1982 के अंदर, ठीक है। अच्छा अभी 19वां नंबर का दोस्तों आयोजित हुआ है आपके, और वो जानते हो कहाँ पर हुआ है, होंग झाऊ के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है, होंग झाऊ चाइना जो है, यहाँ पर आपके जो 19 नंबर का जो खेल आपके उसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे सवाल जो है पेपर में छप सकता है दोस्तों। अच्छा तो अभी जो ओलंपिक हमारे यहाँ पेरिस के अंदर हुआ इसका शुभंकर क्या था, उसका शुभंकर था फ्रीज, ठीक है। फ्रीज एक टोपी है, आप सभी जानते हो, फ्रीज एक टोपी है, आप सभी परिचित हो इससे। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है 1960 हमारा ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों पैरालंपिक खेलों की अगर बात करूं मैं आपसे, तो पैरालंपिक खेलों में अभी जो हमारा आयोजित हुआ आपके वो दोस्तों कौन से नंबर का, आपके 17 नंबर का 24 के अंदर आयोजित हुआ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कहा आपसे यहाँ पर 7 गोल्ड दोस्तों हम लोग जीत के आए, ठीक है। इसमें अगर पूछूं आपसे कि ध्वजवाहक कौन था इस बार हमारा, तो लिखना इस बार दोस्तों जो उद्घाटन समारोह था वहां पर ध्वजवाहक कौन था, भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतल जो है, जो उद्घाटन समारोह था वहां पर ध्वजवाहक थे, ठीक है। समापन समारोह पूछूं आपसे, वहां ध्वजवाहक कौन दोस्तों आपके, समापन समारोह के अंदर ध्वजवाहक की बात करूं आपसे तो प्रीति पाल दोस्तों लिखना, सो प्रीति पाल थी आपके, और एक आपके हरविंदर सिंह थे, ठीक है। ये समापन के आपके ध्वजवाहक थे ना। 7 गोल्ड की बात करूं आपसे तो पहला गोल्ड कौन लाए आपके, पहला गोल्ड लाई अवनी लेखरा शूटिंग के अंदर दोस्तों ना। दूसरा गोल्ड कौन लेकर आए, सुमित अंतल लेकर आए भाला फेंक के अंदर, ठीक है। सेकंड दोस्तों सेकंड गोल्ड लेकर आए आपके नीतीश कुमार बैडमिंटन के अंदर, ठीक है। थर्ड गोल्ड कौन लेकर आए, सुमित अंतल लेकर आए भाला फेंक के अंदर ना। तो नंबर 4 पूछूं आपसे, हरविंदर सिंह पहली बार तीरंदाजी में गोल्ड लाए भारत के लिए, ठीक है। नंबर 205 पूछूं आपसे, धर्मवीर सिंह आपके गोल्ड किसके अंदर लेकर आए, क्लब थ्रो के अंदर लाए, ठीक है। नंबर 6 पूछूं आपसे, प्रवीण कुमार आपके हाई जंप में गोल्ड लेकर आए, ठीक है। और नंबर 7 आपके नवदीप सिंह ने भाई साहब भाला फेंका था रसगुल्ला, माँ की कसम खाकर फेंका और गोल्ड लेकर आए भाला फेंक के अंदर। तो ये 7 गोल्ड थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, मधुबनी बिहार, बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश, फड़ चित्रकला राजस्थान, वर्ली चित्रकला दोस्तों कर्नाटक, ठीक है। देखो मधुबनी, बाघ चित्रकला, फड़ चित्रकला दोस्तों, वर्ली चित्रकला हो गया आपसो। एक लिखिए तंजौर पेंटिंग, कौन सी है, तंजौर चित्रकला हो गया 100 आपके, एक तंजौर चित्रकला हो गया। यह भी पूछता कहाँ की दोस्तों, एक कलमकारी पेंटिंग, कौन सा है, कलमकारी पेंटिंग जो है, ये सवाल आपके यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, कलमकारी पेंटिंग। वर्ली चित्रकला बहुत बार आपके स्टेट जो स्टेट
पीसीएस और एसएससी के सवाल दोस्तों आ चुका है, ठीक है। एक थोंका जो है आपके, थांका जो है, यह पेंटिंग का संबंध किस धर्म से, सवाल ये भी पूछा गया दोस्तों ना। देखिए पहला क्वेश्चन आपके मधुबनी दोस्तों बिहार, ठीक बात है। मिथिलांचल की मधुबनी आपके जीआई टैग है ना। बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश, ठीक बात है ना दोस्तों। फड़ चित्रकला पूछूं आपसे, राजस्थान, ठीक बात है, ठीक है। वर्ली पूछूं दोस्तों, कहां पर आपके, वर्ली आपके महाराष्ट्र में, कहां पर है, वर्ली आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। तंजौर पूछूं कहां पर है, तंजौर आपके तमिलनाडु दोस्तों, कहां पर है, तमिलनाडु में तंजौर। कलमकारी पूछूं आपसे, आंध्र प्रदेश में कलमकारी दोस्तों। थांका पूछूं आपसे, थांका आपके बौद्ध धर्म संबंधित है, ठीक है। जो बौद्ध धर्म संबंधित कौन सी है, थांका, आपको ध्यान रखना है ना। तो मैंने कहा तंजौर तमिलनाडु, कलमकारी आंध्र प्रदेश, थांका बौद्ध जीवन, बरली चित्रकला महाराष्ट्र, फड़ राजस्थान, बाघ मध्य प्रदेश, मधुबनी बिहार, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बरली, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित पहला शोध दोस्तों केंद्र का नाम क्या है, ठीक है। दोस्तों अंटार्कटिका पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से आपके शोध यंत्र हैं। देखो पहली बात दोस्तों, अंटार्कटिका जो है इसको हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं, क्योंकि इसके अधिकांश भाग पे दोस्तों क्या, अधिकांश भाग पे बर्फ जमी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला दोस्तों आपके, अरे पिंडवानी की तीजन भाई है, तू तब से कमेंट कर रहा है रसगुल्ला, थम जा, रुक जा ना, थम जा, रुक जा। तुझसे बिछुड़कर क्या सोचा, तुझसे बिखर जाऊंगा, तुझसे बिछुड़कर तूने क्या सोचा था, मैं बिखर बिखर जाऊंगा, देख मैं हूं, देख मैं ही हूं, मुझे संभलना आता है, ठीक है। तो तू रुक जा, थम जा रसगुल्ला, है ना। आज थप्पड़ दिवस भी है बेटा ना, ध्यान से है ना, आज थप्पड़ दिवस भी है, ठीक है। क्यों 7 फेरों में थप्पड़ खाओ, चुपचाप पढ़ लो ना। श्वेत महाद्वीप दोस्तों कौन सा, अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे अंटार्कटिका के बारे में दोस्तों, आपके वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विज्ञानों को समर्पित महाद्वीप, वैज्ञानिकों को समर्पित दोस्तों महाद्वीप कौन सा आपकी, वो भी कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। श्वेत महाद्वीप पूछू कौन सा दोस्तों, आपके श्वेत महाद्वीप भी आपका अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ की हाईएस्ट चोटी कौन सी है, माउंट विंसन मैसिव जो है, ये यहाँ की हाईएस्ट चोटी हो गई है ना। माउंट विंसन मैसिव जो है ये यहाँ की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों ना। इसके अलावा सवाल पूछूं आपसे कि यहाँ पर एकमात्र आपके एक्टिव वोल्केनो कौन सा दोस्तों, आपके माउंट इरेबस जो है, यहाँ पर एकमात्र एक्टिव वोल्केनो सो, जब ये फटता है तो लगता है सोने का लावा निकल रहा है, इसलिए इसको स्वर्ण ज्वालामुखी कहते हैं ना। स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी किसे कहते हैं, माउंट इरेबस को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आपके, यहाँ पर हमने तीन जो है, यहाँ पर हमने तीन जो है वो क्या स्थापित करें, 3 सेंटर हमने रिसर्च के लिए स्थापित किए हैं। दक्षिण गंगोत्री, आपके दक्षिण गंगोत्री हो गया, इसके अलावा मैत्री हो गया है और आपके भारती हो गया है, ठीक है। अब जो आपके जो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती 3 स्थापित करे, इसकी बात करूं ये 83 में स्थापित पहली बार हुआ है और ये नष्ट हो चुका है, ठीक है। 83 में स्थापित हुआ, नष्ट हो चुका है ना। ये 89 में स्थापित हुआ धन आपके, और भारती दोस्तों 2012 के अंदर स्थापित हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माउंट इरेबस, माउंट विंसन मैसिव, वैज्ञानिक अनुसंधान का महाद्वीप, श्वेत दोस्तों महाद्वीप है। अच्छा सवाल पूछूं, यहीं पर एक सागर कौन सा है, रोज सागर दोस्तों कौन सा है, यहीं पर नीचे की और सागर कौन सा, रोज सागर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री क्षेत्र है ना। विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री क्षेत्र कौन सा, आपके संरक्षित समुद्री क्षेत्र कौन सा लिखना, वो हो गया आपका रोज सागर। कौन सा हो गया, रोज सागर का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ऑप्शन नंबर डी पहला। हिमाद्री दोस्तों कहां पर है, हिमाद्री आपके आर्कटिक के अंदर है, कहां पर है, जो आपके नॉर्थ पोल पर आर्कटिक है आपके, वहां पर रिसर्च सेंटर कौन सा, हिमाद्री, ठीक है। नीचे 3 है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ऊपर आपके कौन सा, हिमाद्री है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर मनमोहन सिंह, हाँ दोस्तों यहाँ पर मनुष्य नहीं रहता है, तो आपके मानव विहीन महाद्वीप भी कौन सा, अंटार्कटिका है ना। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लिखित है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले आप जानते हो कि इनका निधन हो गया
और 1987 में इनको क्या मिला था, आपके पद्म विभूषण मिला था, याद कीजिएगा। भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला था। और मैंने आपसे कहा था 1991 में जब भारत में संकट की दोस्तों कंडीशन थी आपके, हमने एलपीजी को हम अपनाया था, हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपनाया था। उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे आपके, वो थे मनमोहन सिंह। ठीक है, सन 2004 से 14 तक 10 साल लगातार भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे, मनमोहन सिंह। इन्हीं के टाइम पर 2000 दोस्तों आपके 108 के अंदर जो है एक एग्रीमेंट हुआ था, 123 एग्रीमेंट, जो कि भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। और दोस्तों अभी आप जानते हो कि ट्रंप ने भी इसके बारे में बातचीत की थी, 123 न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए अगर इनकी बुक का नाम पूछूं क्या आपके, तो चेंजिंग इंडिया जो है ये इनकी बुक का नाम है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, चेंजिंग इंडिया इनकी दोस्तों बुक का नाम है, ध्यान रखना। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी पूछूं आपसे, यह किसकी पुस्तक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आपके, इनकी पुस्तक का नाम क्या, दुर्गेश नंदिनी। ठीक है, इन्हीं की पुस्तक एक और जानते हो आप लोग, आनंद मठ जो है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो कहाँ से आया, वंदे मातरम, वो यहीं से आया। ठीक है, ओवरड्राफ्ट पूछूं आपसे, यह किसकी पुस्तक है दोस्तों, उर्जित पटेल, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल, इनकी पुस्तक का नाम से ओवरड्राफ्ट है। आई डू व्हाट आई डू, बताओ फटाफट जो है, आई डू व्हाट आई डू किसकी पुस्तक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, सोशल हार्मोनी पूछूं आपसे, यह किसकी पुस्तक है, तो प्रधानमंत्री जो मोदी हैं इनकी पुस्तक का नाम क्या, सोशल हार्मोनी। ठीक है, तो हमारा आंसर चेंजिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर दोस्तों। आई डू व्हाट आई डू पूछूं आपसे, देखो उर्जित पटेल भी भारत के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इनके बाद में गवर्नर कौन आए थे, शक्तिकांत दास भी गवर्नर बन चुके हैं आपके। और उसके बाद वर्तमान में संजय मल्होत्रा जी जो है आपकी, ये आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और रघुराम राजन भी आरबीआई के बेहतरीन गवर्नर में से रह चुके हैं, यही आपकी इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम लिखना आपके आई डू व्हाट आई डू, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, चेंजिंग इंडिया आपका ठीक दोस्तों आंसर है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में सेलिब्रेट दोस्तों करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल आपके चाय दिवस की बात करूं आपसे, चाय दिवस कब बनता है दोस्तों, भारत में 21 मई को बनता है पूरे विश्व में चाय दिवस। ऑप्शन नंबर 1, ये बहुत बार सवाल आ चुका है, पता नहीं क्यों पूछता है इसको एग्जाम वाला, या तो उसको चाय बहुत पसंद है, रसगुल्ला, बहुत बार सवाल पूछा है। 21 मई को दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है ना। अच्छा 14 सितंबर पूछूं आपसे, इस तारीख को दिवस कौन सा है, हिंदी दिवस है। ठीक है, और विश्व हिंदी दिवस पूछूं आपसे, यह कब है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 24 जनवरी पूछूं आपसे, इस तारीख को दिवस कौन सा है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस है। कौन सा है, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है यह 24 जनवरी को। ठीक है, 17 जून पूछूं आपसे, लिखिए मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। ठीक है, डेजर्ट कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन डे जो है, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस जो है ये आपके कब होता है, 17 जून को होता है। ठीक है, तो लिखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, 21 मई आपका ठीक आंसर है। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब होता है, 21 मई, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ठीक है, बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम किस दोस्तों राज्य के अंदर है। ठीक है, किस राज्य में नहीं, किस शहर में। ठीक है, बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम जो है वो किस शहर के अंदर है, कटक में है, लखनऊ में है, कानपुर, तो मुंबई के अंदर। देखो कटक की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, यहाँ पर कौन सा है आपके, यहाँ पर बाराबती आपके स्टेडियम, आपको ध्यान है, कटक आपके ओडिशा के अंदर। ठीक है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कटक के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, दोस्तों ओडिशा में आपके राउरकेला जो स्थान है, यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भी है। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो कि भारत का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा है, भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लखनऊ पूछूं आपसे, तो आपके लखनऊ पूछे आपसे, तो अटल बिहारी वाजपेयी पूछूं आपसे, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जो है ये कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर इकाना, पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम इकाना स्टेडियम था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कानपुर पूछूं आपसे, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, यह है कानपुर के अंदर दोस्तों ना। मुंबई पूछूं आपसे कौन सा है, तो बेब्रोन स्टेडियम कहाँ पर आपके, तो मुंबई के अंदर आपको
आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वानखेड़े स्टेडियम पूछूं आपसे, ये भी कहाँ पर है, मुंबई के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा दोस्तों आंसर क्या है, कटक ठीक आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य को पहचानिए, इसरो 1959, CSIR 1949, DRDO 1948, फिक्की 1927 दोस्तों ना। चार संस्थाओं के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, चारों ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण संस्थाएं दोस्तों है। ठीक है, देखो दोस्तों, एक तो है आपके इसरो, कौन सी है दोस्तों, इसरो हो गई। ठीक है, एक का नाम है CSIR। ठीक है दोस्तों, एक का नाम क्या आपके DRDO। ठीक है, एक का नाम आपके FICC दोस्तों आई। ठीक है, एक होती है फसाई दोस्तों ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई दोस्तों ना, ये भी होती है। ठीक है, एक होती है आपके दोस्तों, इसके अलावा एक होता है आपके टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई दोस्तों, कौन होता है, ट्राई। ठीक है, एक होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, एक होता है दोस्तों BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके एक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लिख दीजिए दोस्तों आपके RBI दोस्तों, आपकी ये हो गया। एक इसके अलावा होता है आपके, चलो पहले इनको लिख लो। ठीक है, इसरो की बात करूं आपसे, फटाफट लिखिएगा, 15 अगस्त 1969 को किसकी स्थापना होती है, इसरो की होती है। बंगलुरु दोस्तों इसका मुख्यालय हो गया लिखना आपके। और वर्तमान में कौन हेड है इसके, वी नारायणन जो है 11वें नंबर के इसके हेड, आपको छापना है। और अगर पूछूं आपसे दोस्तों इसरो के बारे में, पूछे आपसे कि सतीश धवन केंद्र जो है, यहां से रॉकेट लॉन्च होता है। और पहले अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष थे ना। CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कहते हैं इसको, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान आपकी जो परिषद है वो है ये आपके 1942 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। अगला पॉइंट पूछूं आपसे कि भाई PM खुद इसके हेड है, नल्ला थम्बी कलाई सल्वी जो है ये इसकी महानिदेशक है, ध्यान रखना आपके, ये सवाल भी पूछ सकता है CSIR। ठीक है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। समीर कामत जो है इसके वर्तमान हेड है आपके। और ओडिशा से आपकी जो मिसाइल टेस्टिंग आपके वो वहां से होती है, DRDO। बलश्यम मूलम विज्ञानम, दौलत कोठारी जो है वो इसके पहले हेड थे। ठीक है, फिक्की पूछूं आपसे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दोस्तों ना, वाणिज्य और उद्योग के लिए आपके भारतीय महासंघ जो है फिक्की है। ठीक है, फिक्की की स्थापना कब होती है, 1927 में होती है। ठीक है, करने वाले कौन थे, घनश्याम दास बिड़ला, पुरुषोत्तम ठाकुर जो है ये करने वाले। ठीक है, दोस्तों अगला पॉइंट आपके, फिक्की की बात करूं आपसे, 1927 स्थापना होती है, घनश्याम दास बिड़ला, पुरुषोत्तम ठाकुर का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही जो फसाई पूछूं आपसे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोई भी पैकेज फूड लेकर आते हो आप जो है, तो आपको इसका फोटो उसके ऊपर दिखाई देता है फसाई का। ठीक है, फसाई के लिए अधिनियम किस वर्ष का है, 2006 का अधिनियम। ठीक है, स्थापना कब होती है, 2008 में इसकी स्थापना है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों ना। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूछूं आपसे, TRAI दोस्तों, आपके टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है 1997 दोस्तों इसका अधिनियम हो गया, इसी वर्ष इसकी स्थापना होती है। अच्छा, टेलीकॉम इसका काम क्या है, कॉल रेट क्या होंगी, कॉल ड्रॉप कम से कम हो, लाइसेंस किस किस को मिलेगा, आपके दूर संचार को नियंत्रित करने वाली आपके टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों ना। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पूछूं आपसे, 1988 में इसकी स्थापना होती है, 1992 दोस्तों अधिनियम आ गया आपके। और माधवीपुरी बुद्ध जो है ये इसकी वर्तमान हेड है आपके। और दोस्तों आपके S दुबे साहब जो है ये इसके पहले हेड थे आपके। और दोस्तों इसके अलावा आपके स्टॉक मार्केट जो है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है, वो सेबी हो गई दोस्तों ना। बार्क की बात करूं आपसे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पर है, ट्राम्बे महाराष्ट्र दोस्तों ना। और RBI की बात करूं आपसे, RBI दोस्तों आगे आने वाला है, वही डिस्कस कर लेंगे ना, अभी आगे आएगा RBI, वही डिस्कस कर लेंगे इसको जो है। तो मैंने आपको ये 3, 3, 6 और 8 संस्थाएं एक साथ मैंने आपको दोस्तों निपटवा दी। ठीक है, और ERDA पूछूं आपसे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूछूं आपसे, बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करने वाली संस्था जो है, इसका मुख्यालय कहां पर लिखना, इसका मुख्यालय हैदराबाद के अंदर, कहां पर है, हैदराबाद के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिखिए हमारा आंसर दोस्तों, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया,
और ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है फिक्की दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है 1927। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को के अंदर शामिल है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। ठीक है, बताओ मुझे फटाक से कि तो भारत में कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल दोस्तों आपकी यूनेस्को में शामिल है? यह क्वेश्चन आपके सामने 7 है, 4 है, 6 है, 5 है। आराम से सोच कर दोस्तों आंसर देना है, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है दोस्तों ना, आराम से सोचकर आंसर देना है कि भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल दोस्तों हैं। देखो यूनेस्को में वर्तमान में भारत के कुल कितने स्थल शामिल हैं आपके सो, ये आपके 43 स्थल है। ठीक है, जब भी मैं 43 लिखता हूं ना तो मैं हमेशा वहां पर लिखता हूं 35 + 7 + 1। ठीक है, हमेशा लिखता हूं। ठीक है, 35 + 7 + 1। ठीक है, तो 7 क्या है, नेचुरल है, 35 आपके सांस्कृतिक है, और एक क्या है आपकी, एक जो आपकी मिक्स हो गया। ठीक है, तो 7 दोस्तों नेचुरल हो गया ना। 43 नंबर वाला कौन हो चुका है, मोइदम हो चुका है। कौन, मोइदम। ये मोइदम कहाँ का है बेटा, असम का है। ठीक है, असम जो है वहां पर टीला युक्त आपके जो है टीला युक्त कब्रिस्तान जो है अहोम राजवंश का, वो है मोइदम दोस्तों ना। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, 42वां पूछूं कौन सा आपके, वो है होयलेश्वर मंदिर। कौन सा, 1999 ना। अधिनियम किस वर्ष का इसका, 1999 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इडा का ना। तो होयलेश्वर पूछूं आपसे, होयलेश्वर मंदिर आपके 42 हो गया। 41 पूछूं आपसे, शांति निकेतन जो आपके 41 हो चुका है, पश्चिम बंगाल। ये कर्नाटक दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल हो गया 41वां। 40वां कहां पर हो गया आपके, धोलावीरा हो गया है। धोलावीरा कहां पर, गुजरात के अंदर हो गया है। और 39 पूछूं आपसे, रामप्पा मंदिर हो गया है। ये अंतिम 5 तो आपको ध्यान रखना, तेलंगाना में ना। मोइदम असम में, होयलेश्वर कर्नाटक में, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, धोलावीरा गुजरात, रामप्पा तेलंगाना। ये अंतिम 5 तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद 7 की बात करूं मैं आपसे, जो 7 हमारे पास नेचुरल है, प्राकृतिक है। अगर इसकी हम दोस्तों बात करें आपके लिखना सो, इस 7 में सबसे पहले आपके 3 स्थान दोस्तों एक साथ शामिल हुए। ठीक है, केवलादेव शामिल हुआ आपके, केवलादेव। इसके अलावा मानस और आपके कौन सा, काजीरंगा। ये तीनों एक ही वर्ष में शामिल होते हैं। केवलादेव, मानस, काजीरंगा ये 1985 के अंदर शामिल हुए। ठीक है, 1985 के अंदर केवलादेव, मानस, काजीरंगा शामिल दोस्तों होते हैं। इसके बाद में सुंदरवन जो आपका है वो शामिल हुआ 2 साल बाद में 87 के अंदर। ठीक है, केवलादेव राजस्थान में, मानस असम के अंदर, और काजीरंगा कहाँ पर, असम के अंदर। ठीक है, सुंदरवन कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके दोस्तों अगले वर्ष आपके नंदा देवी आपके जो है इसको शामिल किया गया 1988 के अंदर जो है इसको शामिल किया गया अगले वर्ष। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके नेक्स्ट पूछूं आपसे, 3 और एक 4 और एक 5 दोस्तों, एक पश्चिमी घाट आपके शामिल हुआ। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है यह भी आपके शामिल होता है। पश्चिमी घाट आपके, आप जानते हो इसको सह्याद्री भी दोस्तों कहते हैं आपके पश्चिमी घाट को। 2012 के अंदर जो है पश्चिमी घाट शामिल हुआ। ठीक है, एक रह गया भाई साहब, केवलादेव, मानस, काजीरंगा 85 में हुआ, सुंदरवन 87 में हुआ, नंदा देवी 88 में हुआ, पश्चिमी घाट 12 में हुआ। ठीक है, केवलादेव आपके राजस्थान हो गया, मानस आपका असम हो गया, काजीरंगा असम हो गया, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी आपके उत्तराखंड हो गया, पश्चिमी घाट दोस्तों आपके साउथ में हो गया। एक कौन सा रह गया बताओ फटाफट से। आंसर हमारा 7 आ गया। ठीक है, आंसर हमारा 7 आ गया। कुल दोस्तों 7 हमारे पास जो है, कुल हमारे पास 7 दोस्तों क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। कंचनजंगा दोस्तों मिश्रित है ना, कंचनजंगा आपके मिश्रित है, आपके वो प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, वो दोनों ही है उसके अंदर ना, सिक्किम के अंदर है, दोनों उसके अंदर है। एक दोस्तों रह गया आपके ग्रेट हिमालय, वेरी गुड लिखना, ग्रेट हिमालयन जो है, ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है 2014 में शामिल होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन रह गया। वर्ष आप, ये तो वर्ष आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, केवलादेव का, मानस, काजीरंगा, क्योंकि पहली बार ये शामिल हुए तो पहली बार वाले आप ध्यान रखना। बाकी इनका तो आपकी मर्जी, अगर आपके राज्यों के अंदर है, अगर आप पश्चिम बंगाल के तो सुंदरवन आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड के नंदा देवी है ना, हिमाचल प्रदेश को तो ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर, 7 आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में दोस्तों स्थित है ना।
अभी पाकिस्तान के अंदर है। हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर, कालीबंगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता पूछूं आपसे, इसी को बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता दोस्तों ना। इसको बोलते हैं पहली नगरीय सभ्यता भी इसी को कहते हैं, ठीक है। पहली नगरीय सभ्यता इसी को बोलते हैं ना। कांस्य युगीन सभ्यता इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसी को आद्य ऐतिहासिक कालीन प्रोटो हिस्टोरिकल आपके जो है सभ्यता भी किसको बोलते हैं, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अगर पूछूं आपसे इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है, वो है हड़प्पा दोस्तों ना। हड़प्पा पहला स्थल जो खोजा गया है इसका, रावी नदी जो है इसके किनारे पर है दोस्तों। पाकिस्तान नल्ला के अंदर है ये स्थान आपके, और दयाराम साहनी जो है इन्होंने खोज की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल पूछे कि भाई R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो वो हड़प्पा से मिला, आपको ध्यान रखना है। कहाँ से मिला दोस्तों, हड़प्पा से मिला है, ठीक है। इसके बाद आपके महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मृतकों का टीला कहते हैं इसको। यह भी पाकिस्तान के अंदर है। इसकी भी खोज करने वाले कौन थे, राखल दास बनर्जी। कौन थे, राखल दास बनर्जी जो है इसकी खोज करने वाले, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके हड़प्पा तो हमारा आंसर हो गया। लोथल पूछू कहाँ पर, तो लोथल गुजरात के अंदर हो गया है। और डॉकयार्ड हो गया है, कौन सा हो गया है, डॉकयार्ड हो गया लोथल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुजरात के अंदर डॉकयार्ड लोथल हो गया, ठीक है। आलमगीर दोस्तों आपके, जब भी दोस्तों हम हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात करते हैं दोस्तों आपके, तो आपके जो इसका जो आपके पूर्वी जो विस्तार है आपके जो इसका पूर्वी विस्तार है वो कहाँ तक होता है, आलमगीरपुर तक होता है, ठीक है। और आलमगीरपुर कहाँ पर है, जो वर्तमान मेरठ है ना उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आलमगीरपुर है ना। नदी कौन सी आपके, हिंडन नदी जो है इसके किनारे पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नीचे पूछूं आपसे दोस्तों कौन सा स्थान आपके, दौलताबाद आपके नीचे स्थान आपको ध्यान रखना है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। ये सवाल भी पूछ लेता है आपसे, तो आलमगीरपुर हिंडन नदी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। यह स्थान दोस्तों हो चुका है ना। कालीबंगा पूछूं आपसे, राजस्थान के अंदर है। काले रंग की चूड़ियां बोलते हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं आपके, ये कालीबंगा के अंदर मिलते हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण दोस्तों ना। अच्छा, राखी गढ़ी पूछूं आपसे, यह स्थान कहाँ पर है बताओ मुझे दोस्तों। बनावली पूछूं आपसे, यह स्थान कहाँ पर है। इसके अलावा राखी गढ़ी है दोस्तों, बनावली स्थान हो गया, बताओ। राखी गढ़ी, बनावली। और रंगपुर स्थान पूछूं आपसे कहाँ पर, रंगपुर दोस्तों स्थान कहाँ पर है बताओ। देखो राखी गढ़ी कहाँ पर, आपके हरियाणा के अंदर, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय हो गया, बनावली हरियाणा के अंदर है। रंगपुर कहाँ पर, गुजरात दोस्तों ना। रोपड़ आपका दोस्तों कहाँ पर, पंजाब के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के। हमारा आंसर हड़प्पा हो गया, पाकिस्तान के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था ना। दोस्तों अशोक के जो अभिलेख थे उनको समझने वाला पहला विद्वान कौन था, ठीक है। दोस्तों अभिलेखों का जो अध्ययन होता है इसे हम बोलते हैं एपिग्राफी। क्या बोलते हैं, एपिग्राफी जो होता है आपके, इसको बोलते हैं अभिलेखों का जो अध्ययन है उसे बोलते हैं एपिग्राफी, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम पूछूं आपसे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करने वाले कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब की थी स्थापना, 1861 का वर्ष जो है ये भी आपको इसमें ध्यान रखना, कनिंघम साहब ने स्थापना की, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप पूछूं आपसे, अशोक के अभिलेख को समझने वाले पहले व्यक्ति कौन था आपके, वो जेम्स प्रिंसेप थे। 1837 के अंदर समझा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। और राखल दास बनर्जी पूछूं आपसे, ये तो मैंने दोस्तों यहाँ पर लिखा है, देखो ये आपके पाकिस्तान के अंदर जो है इसकी खोज करने वाले जो है वो कौन थे आपके, राखल दास बनर्जी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आंसर है, करेक्ट आंसर जेम्स प्रिंसेप है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की दोस्तों स्थापना की, ठीक है। तो दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, वो दोस्तों कौन थे आपके, वो थे जोना खां। जोना खां का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों ना। जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दोस्तों अपनी राजधानी को दोस्तों आपके दोस्तों दौलताबाद लेकर आए थे। आपके पहला पॉइंट तो आपके, सेकंड दोस्तों आपके प्रतीकात्मक मुद्रा चालू करने वाले कौन थे आपके, वो भी आपके मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों। इसके अलावा
प्रतीकात्मक मुद्रा दोस्तों, दौलताबाद राजधानी बनाने वाले कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अमीर को ही जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? कृषि विभाग की स्थापना करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक। सवाल पूछूं कि भाई मोरक्को से इब्ने बतूता जो है वो किसके समय भारत में आता है आपके? तो मोरक्को से इब्ने बतूता जो है वो दोस्तों इन्हीं के टाइम पर आता है। और इब्ने बतूता की बात करूं मैं आपसे, अरे सो इब्ने इनकी बात करूं आपसे ना, तो रहेला पुस्तक किसकी है आपके? वो इन्हीं की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, हमारा आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपके मोहम्मद बिन तुगलक ठीक आंसर, ठीक है। सवाल पूछे सहनाई मंडी की स्थापना किसने करी आपके? या फिर दोस्तों आपके इसके अलावा दीवान ए रियासत जो है उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो दीवान ए रियासत पूछूं आपसे, या फिर दोस्तों सहना ए मंडी, ठीक है। शहना ए मंडी जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ये आपको ध्यान रखना है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है ना, ये भारत में स्टार्ट किसने की है? अलाउद्दीन खिलजी ने की है बाजार नियंत्रण प्रणाली दोस्तों ना। इल्तुतमिश पूछूं आपसे, तुर्क ए चहलगामी की शुरुआत करने वाले कौन दोस्तों आपके? तुर्क ए चहलगामी जो है इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? ये आपके इल्तुतमिश, ठीक है। और सो इसको समाप्त करने वाले कौन थे आपके? बलबन ने समाप्त करा, ठीक है। बलबन जो है आपके इसने समाप्त किया, इसको स्टार्ट करने वाला दोस्तों इल्तुतमिश था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजधानी को आपकी दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाने वाला कौन था आपके? वो था इल्तुतमिश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगरा की स्थापना करने वाला कौन था? आगरा की स्थापना करने वाला था सिकंदर लोदी दोस्तों ना। आगरा की स्थापना करने वाला कौन? सिकंदर लोदी। देखो चार ऑप्शन, चार दोस्तों अलग अलग वंश है ना। ये गुलाम वंश हो गया, ये खिलजी वंश हो गया, ये तुगलक वंश हो गया, और ये लोदी वंश हो गया। चार अलग अलग ऑप्शन, चार अलग अलग वंश है ना। तो 1504 के अंदर आगरा की स्थापना करने वाले कौन थे? सिकंदर लोदी दोस्तों, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दोस्तों आंसर है। हाँ, गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखने का शौक किसको था आपके? वो भी इन्हीं को था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? भोग के नाम से, शरदेशमुखी के नाम से, चौथ के दोस्तों नाम से, भाग के नाम पे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मराठा जो है आपके, वो दोस्तों अपने आसपास जो है जो भी आपके रियासत थे उनसे दोस्तों टैक्स लेते थे आपके, किस बात का? वो टैक्स दोस्तों इस बात का था कि हम उनकी रक्षा करेंगे, कभी दुश्मन ने उनको ऊपर अटैक कर दिया तो हम तुम्हारी जो है सेफ्टी करने वाले हैं, इस बात का टैक्स वो लोग लेते थे ना। तो दो तरह के टैक्स आपके वो लोग लेते थे आपके। एक टैक्स का नाम था चौथ, ठीक है, और एक टैक्स का नाम था सरदेशमुखी, ठीक है। सरदेशमुखी और चौथ जो है ये दो तरह के टैक्स दोस्तों होते थे ना। चौथ दोस्तों, चौथ का मतलब आपके एक चौथाई, ठीक है, मतलब कि 25% टैक्स कौन सा होता था? चौथ होता था आपके। और सरदेशमुखी आपके ये था 1/10, मतलब कि 10% टैक्स जो है वो सरदेशमुखी, ठीक है। तो सरदेशमुखी पूछूं आपसे किसके दोस्तों नाम पर? आपके ये आपके छत्रपति के नाम पर होता था और ये उन्हीं के पास जाता, ठीक है। वहीं दोस्तों जो मराठा सेना थी आपके, जो जो मराठा राजा थे आपके, उनके पास कौन सा आपके? उनके पास में जो है चौथ जो है इसका हिस्सा था। इसी कारण दोस्तों मराठाओं से जो आसपास के जो उसकी रियासतें थी आपकी वो दुखी हो चुकी थी, है ना। इसलिए दोस्तों आपके जब पानीपत का थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, पानीपत का थर्ड वॉर हुआ था आपके 1761 में दोस्तों, उस समय मराठाओं का किसी ने भी साथ नहीं दिया दोस्तों ना। उस समय मराठाओं का किसी ने भी साथ नहीं दिया। कारण क्या था उसका? चौथ सरदेशमुखी वसूलना कारण था। उनके दोस्तों अंदर बैठा हुआ था कि भाई इन लोगों ने हमसे बहुत टैक्स लिया है, हम इनका साथ नहीं देंगे। और सो वहां पर मराठा हार जाते हैं, आप सभी जानते हो 1761 का पानीपत के थर्ड वॉर के अंदर, ठीक है। तो चौथ सरदेशमुखी जो मराठा साम्राज्य है उसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है, क्योंकि आप समझ चुके हो कि पानीपत के थर्ड वर्ल्ड वॉर में भी, पानीपत के थर्ड वॉर में भी हारने का जो कारण था वो भी यही दोस्तों आपके दोनों टैक्स थे। चौथ 1/4 25% है, सरदेशमुखी 1/10, ठीक है। चौथ आपके जो मराठा राज्य थे उनके पास जाता है आपके, और सरदेशमुखी जो छत्रपति होते हैं उनके पास जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? चौथ हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों मराठा में बात करूं मैं आपसे, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं इनके दरबार में कौन था आपके? अष्ट प्रधान दरबार में थे इनके। प्रधानमंत्री कौन थे? पेशवा प्रधानमंत्री थे आपके। सुमंत पूछूं आपसे कौन थे? विदेश मंत्री सुमंत थे। ऐसे पोस्टों के नाम थे, ठीक है। अष्ट प्रधान जो है इन्हीं के दरबार में थे ना। लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों, लॉर्ड हटाओ पहले था आपके, कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली की जांच करने के
लिए निम्नलिखित में से किस दोस्तों आयोग की नियुक्ति की है? सरकारिया आयोग, हंटर आयोग, फ्रेजर आयोग और शाही दोस्तों आयोग। ठीक है, देखो सरकारिया आयोग का भी सवाल पूछे आपसे तो लिखना सेंटर स्टेट रिलेशन जो है, सेंटर स्टेट रिलेशन, या फिर मैं पूछूं आपसे केंद्र राज्य जो संबंध है उनके लिए आयोग कौन सा? सरकारी दोस्तों आयोग। ठीक है, पंछी आयोग पूछूं आपसे, यह भी दोस्तों इन्हीं के लिए। ठीक है, पुंछी आयोग पूछूं आपसे, यह भी इसी के लिए, और राजमन्नार आयोग भी इसी के लिए, है ना। सरकारी आयोग, पुंछी आयोग किसके लिए? सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए, केंद्र राज्य संबंध को बेहतर करने के लिए सरकारी आयोग आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। हंटर आयोग पूछूं आपसे, संबंध किससे? आपके शिक्षा एजुकेशन जो है आपके उससे संबंधित कौन सा है? हंटर दोस्तों आयोग। ठीक है, फ्रेजर आयोग पूछूं आपसे, पुलिस में सुधार करने के लिए कौन सा आयोग? आपके फ्रेजर आयोग दोस्तों ना। शाही आयोग पूछूं आपसे, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो होती है यंग हिल्टन कमीशन। किससे होती है? यंग हिल्टन कमीशन से होती है, इसी को हम लोग शाही आयोग कहते हैं। और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। शुरुआत में मुख्यालय कोलकाता के अंदर था, वर्तमान मुख्यालय मुंबई के अंदर है। 1937 में इसका मुख्यालय चेंज हो गया था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ओशबोर्न स्मिथ जो है ये इसके पहले आपके गवर्नर थे, और सीडी देशमुख जो है ये इसके पहले भारतीय गवर्नर थे, और वर्तमान में संजय मल्होत्रा जो है ये इसके वर्तमान में 26वें नंबर के गवर्नर हैं। ताड़ का वृक्ष और पाम ट्री जो है आपके, ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो इसका क्या है? लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो शाही आयोग पूछूं आपसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेजर आयोग पुलिस के लिए बनाया गया। हंटर कमीशन एजुकेशन के लिए था। शहर कार्य सरकारी आयोग जो आपके ये सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो रसगुल्ला दोस्तों हंटर कमेटी थी, है ना, जो कि आपके 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बनाई गई थी आपकी, वो हंटर कमेटी थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अधिनियमों में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोस्तों दोहरी व्यवस्था जो है इसको स्थापित करा है? ठीक है, तो सवाल पूछो दोस्तों आपसे कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी जो व्यवस्था है इसको स्थापित करा है? ठीक है, पूरा दिमाग यहीं पर लगाओ। मैं एक क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल आपको बना के दे रहा हूं। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन में उस टॉपिक आप यहीं पे लगाओ दोस्तों। कौन क्या कर रहा है आप छोड़ दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, किसी का दोस्तों वैलेंटाइन डे समाप्त नहीं हो रहा है अभी तक, किसी का वैलेंटाइन डे आया ही नहीं दोस्तों, ना। मैं तो एक बात फिर कह रहा हूँ दोस्तों, आपके ये प्यार, इश्क, मोहब्बत, रिश्ते, ये सब दोस्तों रोजगार वालों के काम है। बेरोजगार का कोई प्यार नहीं होता, कोई मोहब्बत नहीं होती, और कोई रिश्ता नहीं होता। रोजगार लगने के बाद शादी होती है और फिर आपके रिश्ते बनते हैं ना। तो ये प्यार, मोहब्बत, रिश्ते सब छोड़ दो, भाड़ में जाने दो। अभी केवल जिस बात पे दिमाग लगाओ वो क्या है आपके? और वो है रोजगार। क्या है? रोजगार। इस पे दिमाग लगाओ। सरकारी नौकरी जो है इस पर दिमाग लगाओ, फिर सब कुछ दोस्तों झक मार के आपके पीछे आएगा। ठीक है, सब कुछ झक मार के पीछे आएगा। बस आप तो ए रसगुल्ला इन पर दिमाग लगा। अभी तू अकेला है मुझे पता है, अभी तू अकेला है मुझे पता है, पर मंजिल पर कारवां तेरा इंतजार कर रहा है। तो मंजिल पर पहुंचना भी तो है ना, तो इन पे दिमाग लगाओ। ठीक है, बाकी चलता रहेगा दोस्तों ना। कमेंट बॉक्स तो बनाया इसलिए गया है कि चलता रहना चाहिए। ठीक है, चलो दोस्तों ना, सवाल पूछ रहा है कि भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कंट्रोल दोस्तों दोहरी व्यवस्था जो है वो कब स्टार्ट होती है? देखो आपने 1773 का दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट सुना होगा। ठीक है, कौन सा एक्ट है आपके? रेगुलेटिंग एक्ट आपके 1773। ठीक है, इसके तहत दोस्तों बंगाल का जो गवर्नर था इसकी पोस्ट का नाम चेंज कर दिया। बंगाल का गवर्नर जनरल जो है इसकी पोस्ट का नाम कर दिया, आपको ध्यान होगा। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता के अंदर होती है, और अलीजा इम्प्रे जो है ये इसके पहले हेड जो है वो अलीजा इम्प्रे को बना दिया गया। आपको याद रखना, मुख्य न्यायाधीश पहले
अलीजा दोस्तों इम्प्रे बनाए गए, ठीक है। इसके बाद एक अधिनियम कौन सा आता है दोस्तों, 1784 का, ठीक है। दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, हमने इसको व्यापार करने के लिए भारत में भेजा था, पर दोस्तों ये व्यापार के साथ साथ में राजनीति भी वहां पर कर रही है, कंट्रोल करने का प्रयास भी वहां पर कर रही है, ठीक है। इसलिए दोस्तों 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट भारत में दोस्तों आता है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये सो पारित किया गया सो, और दोस्तों इस एक्ट के तहत दोस्तों आपके इस एक्ट के तहत आपके दो डिपार्टमेंट बनाए गए, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। दोस्तों व्यापारिक जो कार्य थे आपके, यह करने का कंट्रोल किसके पास था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास था ना, जबकि दोस्तों आपके जो भी राजनीतिक कार्य थे इनको करने का कंट्रोल किसके पास में था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास में, ठीक है। वहीं दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो आपके, यह दोस्तों आपके इस ये जो ईआईसी है ये इसके अधीन था, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इसके अधीन, दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इसके अधीन था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दोहरी व्यवस्था, क्या बोलते हैं इसको, दोहरी प्रणाली कहते हैं, जो स्टार्ट हुई थी, जो कि आपको यहाँ पर समझ में आ रही है, ठीक है। तो व्यापार के लिए ईआईसी के ऊपर रेगुलेट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में था। सवाल यही पूछ रहा है कि भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था कब स्टार्ट होती है, पिट्स इंडिया एक्ट में स्टार्ट होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों आंसर है। इसके बाद दोस्तों और कंट्रोल करना चालू किया किसके ऊपर, देखो अब इसके बाद कंट्रोल करना चालू हो रहा है, आप समझना प्रयास करना। 1784 में थोड़ा कंट्रोल चालू हुआ और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1813 पूछूं आपसे, 1813 पूछूं आपसे, इसमें ब्रिटिश आपके इसमें जो ईआईसी है उसका चाय और चीन के साथ, ठीक है, चाय और चीन के साथ दोस्तों व्यापार जो है इसके एकाधिकार को छोड़कर, ठीक है, इस व्यापार के एकाधिकार को छोड़कर दोस्तों, इसका एकाधिकार छोड़कर बाकी सारी मोनोपोली समाप्त कर दी गई 1813 के एक्ट के द्वारा दोस्तों ना। वहीं दोस्तों आपके 1833 पूछूं आपसे, इसके द्वारा दोस्तों आपके चाय और चीन जो है दोस्तों आपके चाय और चीन जो है इसकी मोनोपोली भी आपके समाप्त होती है। और इसी एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, इस पोस्ट का नाम जो है भारत का गवर्नर जनरल पोस्ट हो गया था, और विलियम बेंटिक साहब पहली बार जो भारत के गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों और कंट्रोल हुआ, और 1858 के अंदर जो 57 में क्रांति हो गई, उसके बाद दोस्तों आपकी ईआईसी का रूल जो है वो भारत में एंड कर दिया दोस्तों आपके। जब दोस्तों ईआईसी नहीं बचा तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोस्तों ये भी कोई काम के नहीं। सवाल पूछे कि भाई देखो, सवाल पूछे ना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम में होती है, 1784 के अधिनियम में होती है। समाप्ति किस अधिनियम में होती है, 1858 के अधिनियम में होती है। दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक नई पोस्ट आती है जिसका नाम क्या है, भारत सचिव जो है, एक नई पोस्ट जो है उसका सृजन किया गया, आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर इंडिया का जो गवर्नर जनरल है इसकी पोस्ट को चेंज कर दिया और भारत का वायसराय पोस्ट बनाया गया, और आपके कैनिंग को जो है पहली बार वायसराय बनाया गया, ठीक है। देखिए हमारा आंसर आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आ गया, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको लिखा दिया, ईआईसी का रूल एंड हो गया, बीओडी और बीओसी पोस्ट एंड हो गई, भारत सचिव की दोस्तों नई पोस्ट आ गई है, और वायसराय की नई पोस्ट आ गई है, ठीक है। चार्टर दोस्तों अधिनियम ये हम पढ़ चुके हैं आपके। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम दोस्तों ये कब का है, ये 1919 का है, ठीक है। सवाल पूछे कि वे प्रांतों में ड्वेल सिस्टम जो है, द्वैत शासन जो है, इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से होती है, ठीक है। सवाल दोस्तों पूछे कि सांप्रदायिक निर्वाचन जो है इसकी शुरुआत कब होती है, लिखना आपके सांप्रदायिक निर्वाचन जो है इसकी शुरुआत होती है 1919 को मार्ले मिंटो एक्ट से। किससे होती है, मार्ले मिंटो एक्ट से, ठीक है। वहीं आपके प्रांतीय पूछूं आपसे, प्रांतीय स्वायत्तता जो है ये भारत में कब आती है, तो ये आती है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। सारे के सारे एक्ट मैंने आपको लिखा दिए, देखो चाहे दोस्तों आपके रेगुलेटिंग एक्ट हो, पिट्स इंडिया एक्ट हो, 1813 वाला, 1833 वाला, 1858 वाला हो गया, 1909 का हो गया, 1935 का हो गया, 1919 का हो गया, सारे आपके सामने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे और जीवी जोशी द्वारा दोस्तों होती है, ठीक है।
इन दोनों ने किसकी स्थापना की दोस्तों? अभिनव भारत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और पूना सार्वजनिक सभा। दोस्तों अभिनव भारत की स्थापना 1904 में होती है, ठीक है। करने वाले कौन थे? जो आपके करने वाले वीडी सावरकर साहब जो है वो करने वाले, ठीक है। अभिनव भारत और मित्र मेला जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? बीडी सावरकर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका नाम है गणेश वासुदेव जोशी, है ना। जीवी जोशी कौन है? गणेश वासुदेव जोशी, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछूं आपसे, 1885 के अंदर स्थापना होती है। करने वाले कौन थे? ए ओ हुम जो है ये स्थापना करने वाले, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पूछूं आपसे, 1905 में इसकी स्थापना होती है और करने वाले कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो करने वाले, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा पूछूं आपसे, इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानडे और गणेश वासुदेव जोशी करते हैं। 1870 की ये बात है, ठीक है। तो लिखिएगा, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, पूना सार्वजनिक सभा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से दोस्तों किस स्थान पर हुआ? ठीक है, सेकंड वाला पूछा है। आप दोस्तों लगातार 4 याद कर लो, लगातार 4 तो आपको याद करने ही करने, ठीक है। तो पहला कहां पर हुआ? पहला कहां पर हुआ? दूसरा कहां पर हुआ? तीसरा कहां पर हुआ? और चौथा कहां पर हुआ? लगातार आप याद कीजिए ना। पहला पूछो तो पहला कहां पर हुआ आपके? अरे पहला कहां पर हुआ? बॉम्बे के अंदर हुआ, ठीक है। कब की बात है? 85 की बात है ना। कौन इसके हेड थे? व्योमेश चंद्र आपके जो बनर्जी हैं वो इसके हेड थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले वाले का ना। सेकंड वाला पूछो आपसे, सेकंड दोस्तों कहां पर हुआ आपके? यह कोलकाता में हुआ, ठीक है। कब की बात है? 86 की बात है। हेड कौन आपके? तो हेड दोस्तों आपके दादा भाई नौरोजी आपके हेड बनते हैं ना। थर्ड पूछूं आपसे, ये कहां पर सो? थर्ड कहां पर? मद्रास में। कहां पर होता है? थर्ड होता है मद्रास के अंदर। कब की बात है? 87 की बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन इसके हेड थे? बदरुद्दीन तैयब जी इसके हेड थे, ध्यान रखिएगा ना। दोस्तों नंबर 4 पूछूं आपसे, नंबर 4 कहां पर होता है? तो नंबर 4 आपके इलाहाबाद में होता है। कहां होता है? इलाहाबाद में नंबर 4 दोस्तों ना। नंबर 4 आपके इलाहाबाद में होता है। 1888 की बात है और जॉर्ज यूले जो है, जॉर्ज यूले इसके हेड थे, आपको ध्यान रखना है। तो पहला आपके 1885 में होता है बॉम्बे में, दूसरा 86 में कहां पर होता है? आपके कोलकाता में होता है, तीसरा आपके 87 मद्रास में, चौथा पूछूं आपसे 88 इलाहाबाद में। पहले के हेड व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे के हेड दादा भाई नौरोजी, तीसरे के हेड बदरुद्दीन तैयब जी, चौथे के हेड कौन? आपके जॉर्ज यूले, ठीक है। सवाल पूछ रहा है कौन सा? सेकंड वाला पूछ रहा है, कहां पर हुआ? कोलकाता में हुआ। ऑप्शन नंबर सी आंसर। शुरू के 4 तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, सवाल दोस्तों पूछे कि पहले अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले, है ना। पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अंतिम 2 सवाल है ना, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों की जाएगी, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे। देखो दोस्तों यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है, अगर कोई चुनाव में विवाद अगर हो गया है तो उस विवाद का निपटान करने की पावर किसके पास होगी? सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। ये बात आर्टिकल 71 में लिख रही है ना। आर्टिकल 76 पूछूं आपसे, महान्यायवादी जो है, अटॉर्नी जनरल जो है, इसका उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल नंबर 76 में। और एडवोकेट जनरल का उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल नंबर 165 के अंदर दोस्तों ना। आर्टिकल 79 पूछूं आपसे, लिखिए संसद पार्लियामेंट जो है इसका उल्लेख कहां पर सो? आर्टिकल 79 में। संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है और राष्ट्रपति शामिल है, ठीक है। लोकसभा पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 281 हो गया। राज्यसभा पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर आपका 80 हो गया, ठीक है। और राष्ट्रपति पूछूं दोस्तों आपसे, तो आर्टिकल नंबर 52 में क्या लिखा हुआ है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में लिखा हुआ है कार्यपालिका शक्ति उसके पास में होंगी। 54 में लिखा हुआ निर्वाचक मंडल, कौन कौन भाग लेगा? आपके इलेक्टेड एमएलए एमपी भाग लेंगे। 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन की विधि क्या होगी? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होने वाला, ये लिखा हुआ है। 56 में कार्यकाल दोस्तों क्या होने वाला है? 57 में क्या री इलेक्शन होगा? 58 में योग्यताएं क्या होंगी? 59 में आपके शर्तें क्या होंगी? 60 में शपथ जो है उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। और 61 में महाभियोग जो है, इम्पीचमेंट, इसका उल्लेख है ना। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 75 जो है आपके सामने यहाँ पर है, इसी में आपकी लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी दोस्तों ना। 175 2 पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है आपके यहाँ लिखा हुआ है मंत्री जो है वो व्यक्तिगत रूप से क्या होगा? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति रेस्पॉन्सिबल होने वाला है, ठीक है। और 75 3 में लिखा हुआ है कि जो मंत्री परिषद है पूरा
यह आपके सामूहिक रूप से जो लोकसभा है इसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? 75(3) में लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है। भारतीय संविधान का दोस्तों कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेश की समीक्षा करने का दोस्तों अधिकार देता है? ठीक है। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों लगे उसको कि भाई ये डिसीजन जो है ठीक नहीं है, तो भविष्य में बड़ी बेंच बैठ करके उस डिसीजन को चेंज भी कर सकता है। ठीक है। वो पावर उसके पास में अपने डिसीजन की समीक्षा करने की पावर है। ये बात आर्टिकल नंबर 137 जो है यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू करने की पावर उसके पास में, रिव्यू वो कर सकता है। आर्टिकल 137 के अंदर ये बात लिखी हुई है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 148 पूछूं आपसे, सीएजी का उल्लेख कहां पर? आर्टिकल नंबर 148 में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, रिकॉर्ड कोर्ट है, ये बात कहां पर है? आर्टिकल नंबर 129 दोस्तों ना। अगर दोस्तों राष्ट्रपति को लगे कि भाई संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी पावर कहां पर है? आर्टिकल नंबर 143 में। सुप्रीम कोर्ट सलाह दे ना दे ये उसकी मर्जी है, राष्ट्रपति उसकी सलाह को माने ना माने ये उसकी मर्जी है। ठीक है। दोनों अपनी मर्जी पे, पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को कभी सलाह चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। आर्टिकल नंबर 143 में राष्ट्रपति की सलाहकार शक्तियों का उल्लेख किया गया। हमारा आंसर है आर्टिकल नंबर 137 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। ये आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। दोस्तों हर शनिवार जो है आपका 5वां एपिसोड होगा। दोस्तों 5वां एपिसोड आज हमने डिस्कस जो किया है वो अधिकांश क्या है? तो आज दोस्तों हमने स्टैटिक वाला पोर्शन और आपके हिस्ट्री वाला और दो चार क्वेश्चन मैंने पॉलिटी वाले पढ़ाए। ठीक है। अगली जो क्लास होगी उसमें पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो है ये हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं अगली वाली क्लास में। ठीक है। और फिर दोस्तों आपके ये 5वें नंबर का एपिसोड दोस्तों हो जाएगा। आपके 6ठे नंबर का जो एपिसोड होगा आपके उसमें साइंस जो है उसको दोस्तों पढ़ने वाले हम लोग 6ठे नंबर के एपिसोड में। और नंबर 7 में आपके सामने मिक्स जो क्वेश्चन है वो करा दूंगा आपको, क्योंकि मैं ज्योग्राफी वाला तो पहले भी करा चुका हूँ आपको नंबर 3 के अंदर, नंबर 2 के अंदर ज्योग्राफी वाला पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री वाला हम नंबर 1 में पढ़ चुके हैं आपके। और स्टैटिक वाली मैंने एक पूरी क्लास दोस्तों आपके एसएससी वाले चैनल पे ली हुई थी, शायद आपको याद होगा। ठीक है। उसका लिंक भी लगा देना ऊपर जो है। एसएससी वाले चैनल पर मैंने पूरी क्लास ली थी स्टैटिक वाले पोर्शन की। अच्छी क्लास थी, मजबूत क्लास थी, आप उसको पढ़ सकते हो एक बार में। ठीक है। अच्छी क्लास है ना वो। तो ये हमारे 3 क्लास आपकी हो जाएंगी। हर शनिवार को आपकी क्लास दोस्तों होने वाली है। हर शनिवार को क्लास आपकी होगी, मतलब इस महीने के अंत में ये वाली सीरीज आपकी यहाँ पर समाप्त होगी। दोस्तों इसके अलावा सूचना ये थी आपके लिए, एक सूचना और, एक सूचना नहीं आपसे कुछ जानना है दोस्तों ना। ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे बजट आपके सामने 25-26 का बजट हो गया और 24-25 का सर्वे जो है पेश हुआ है अभी। ये पूरे साल काम आपको आने वाला है, पूरे साल दोस्तों काम आएगा ये आपका बजट इकोनॉमिक सर्वे। ये 56 पेज का मैंने बनाकर दे दिया है। मार्केट में मंडे से ये उपलब्ध हो जाएगा। ऑनलाइन आपको ये उत्कर्ष ऐप में बुकशाला में जाओ, वहां पर दोस्तों उपलब्ध है। अगर आप एक बुक मंगाओगे तो 30 रुपीज प्लस शिपिंग चार्ज जो आपका लगने वाला है वो लगेगा। आज रात को 12 बजे तक ये ऑफर रहने वाला है। इसके अलावा 2 बुक मंगाओगे तो 80 रुपए में मिलेंगे आपको, शिपिंग चार्ज फ्री रहेगा इसमें। 3 बुक मंगाओगे तो 110 रुपए में मिलने वाली है, इसमें कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है। इन दोनों में आपको शिपिंग चार्ज नहीं देना है, इसमें 30 रुपीज प्लस शिपिंग चार्ज देना है, जो भी आप चाहो। एक गोल्डन पीवाईक्यू के साथ में बना रखा है, केवल 300 रुपए में आपको गोल्डन पीवाईक्यू बुक, बजट वाली बुक और आपके घर पहुंच जाएगी। कोई भी शिपिंग चार्ज आपका नहीं रहने वाला है। ठीक है। ये आज रात 12 बजे तक रहने वाला है। सूचना आपके लिए ये मेरी तरफ से बजट इकोनॉमिक सर्वे की बुक हो गई। ठीक है। ये दोस्तों मैंने 7 फेरों की जो सीरीज है यह आपका यह 4थे नंबर की चल रही है, 7 फेरों की सीरीज दोस्तों, ये 4थे नंबर की सीरीज है। ठीक है। मतलब कि हमारे लगभग 30 के आसपास इसके एपिसोड दोस्तों हो चुके हैं। ठीक है। आप मुझे ये बताना कि जो पिछले 30 जो एपिसोड हुए हैं, ठीक है, अगर आप कहोगे तो, है ना, अगर आप कहते हो तो मैं आपको इन 30 एपिसोड की अपने हाथ से हैंड रिटन जो है आपको पीडीएफ जो है बनाकर एक बुक के अंदर प्रोवाइड करवा दूं मार्केट के अंदर। बताओ आप में से, आप मुझे बताना दोस्तों आपकी। हाँ, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करना। ये वाले कमेंट तो हट जाएंगे ना आपके, कि जो जितने भी मेरे 7 फेरों की सीरीज के ये जितने भी एपिसोड होंगे आपके, अब जैसे जब भी समाप्त होगा तो 4 बार मैं पढ़ा चुका हूँ 7 फेरों की सीरीज, मतलब कि 30 एपिसोड के आसपास मैं ले चुका हूँ दोस्तों ना। और 7 फेरों के 30 एपिसोड आप जानते हो कितना कंटेंट रखते हैं। अगर आप कहो तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं अपने हाथ से इनको बना करके
अगर दोस्तों आप इसलिए आज इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब ये समाप्त होगा तो मैं बुक आपके लिए लॉन्च कर सकूँ, तो उसके लिए मुझे लिखने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी ना। तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि अगर आपको हो तो मैं अपने हाथ से दोस्तों, इसमें हैंड रिटन नोट्स ही मिलेंगे आपको ना, मैं उसको प्रिंट नहीं करवा पाऊंगा दोस्तों ना, क्योंकि दोस्तों अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ दोस्तों, मानो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अगर दोस्तों मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो फिर इसमें क्या है, आपको इसमें प्रिंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, मैं इसको लिखूंगा पूरा कि संसद का उल्लेख आर्टिकल नंबर 79 के अंदर, ऐसे लिखूंगा पूरा, ठीक है। ऐसे नहीं लिखूंगा, पूरी लाइन लिखूंगा आपके, पर कहीं पर डायग्राम मिलेंगे, कहीं पर दोस्तों आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो फिर मैं इसमें क्या है आपको वो नहीं दे सकता, इसके अंदर मैं इसको टाइप नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। अपने हाथ से लिख करके प्रिंट करा करके मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आपको हो तो, एक बुक की फॉर्मेट में, ठीक है। अगर आप समझ लो कि हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो है ये प्रोवाइड करवा सकता हूँ आपको मैं। 7 फेरों की सीरीज जितने भी अब तक हुई है यूट्यूब पर मेरे द्वारा ना, जितनी भी यूट्यूब पर अब तक हुई है सबकी पीडीएफ जो है, सबका हैंड रिटन नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करवा दूं क्या, ये आपको मुझे बताना, ये सूचना आपसे चाहिए मुझे, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना अपना। कल रविवार है, कल भी मिलूंगा मैं आप सभी से। फरवरी माह में जो कुछ आपने पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करवाने के लिए आपके सामने रहने वाला हूँ। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक का सारा कंटेंट आपके सामने रहने वाला है, ठीक है। चलिए, बताना मुझे एक तो बुक के बारे में, एक बजट इकोनॉमी सर्वे वाली बुक ऑनलाइन उपलब्ध है। आज जो है शिपिंग चार्ज मैंने फ्री कर दिया है, कल वापस लगने वाला है, तो इसलिए अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना हो तो कर लीजिएगा। मैं एक क्लास अलग से भी लूंगा, आपकी जो बुक है उसकी, उसको रीडिंग कराऊंगा आपको बुक की, है ना। तो अभी पहुंच जाए बुक, अगले वीक में पहुंच जाएगी बुक आपके पास में, उससे नेक्स्ट वीक में आपके इकोनॉमिक सर्वे और बजट वाली बुक की रीडिंग करवा दूंगा आपको। आप बुक अपने हाथ में रखना, मैं यहाँ से पढ़ा दूंगा, जिससे आपका फटाफट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, ध्यान रखना अपना। अगले शनिवार को फिर मिलूंगा 7 फेरों की सीरीज के नंबर 5 एपिसोड के साथ में, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स और आपके जो इकोनॉमिक्स और साइंस जो है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी जो है, इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।